नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच काल के एजुकेशन में। बच्चों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के बारे में हमने जाना था। उस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो बैटल ऑफ प्लासी से शुरू करा था और बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि बैटल ऑफ प्लासी से जब स्टार्टिंग हुई उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है किस तरीके से अपना डोमिनेंस को बनाना शुरू करा। और बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर बच्चों ब्रिटिश के आने से पूर्व जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन लोगों ने उसका इस तरह से उसका हैरास किया हमारी इकोनॉमी को, जिससे बच्चों वो जो है काफ़ी बैकवर्ड हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर बच्चों यहाँ तक कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में हमारा बच्चा जो है चैप्टर 2 होने वाला है, जिसके अंदर बच्चों हम जो है ये जानेंगे कि 1947 से लेकर बच्चों 1990 तक का टॉपिक्स में हम बच्चों डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारे टॉपिक आज क्या होने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर यहीं से ही बनेगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए एक नए सफर में। ये बच्चों मेरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। अब बच्चों अगर आप बच्चों हमें जो है इंस्टाग्राम पे बच्चों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये पेज यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी बच्चों यहाँ पे दिया गया, स्कैन करके आप सीधा डायरेक्ट जो है यूट्यूब चैनल पर हमारे जा सकते हैं। अगर आपको बच्चों कोई क्वेरी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उससे रिलेटेड आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इंडियन इकोनॉमी बच्चों, ये आपका जो है चैप्टर 2 है। देखिए बच्चों, ये आपका बच्चों चैप्टर 2 है, जिसमें बच्चों हम 1947 से ही आप मान लो, ये 1950 से तो बच्चों हम लोगों ने जो है इकोनॉमी प्लान करना शुरू करा था, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी हमारी इकोनॉमी प्लान की, लेकिन इसको हम 1940 से 1990 तक का मानेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है मैंने। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या बता रखा है, इसमें बच्चों 1950 से लेकर 1991 तक के बारे में है, इसमें हम 1990 तक का ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों उसमें क्या दिक्कत थी कि बच्चों जब हमने फर्स्ट टॉपिक बच्चों जो उसमें बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि बच्चों 1951 में बच्चों जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग को जो है अपनाया गया था। ये बच्चों 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो 1956 में आई थी बच्चों, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा गया था। 1961 में जो है 1961 में आई थी, उसके बाद 1969 में, यानी कि बच्चों इस 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो है बच्चों बैंकों को जो है नेशनलाइजेशन करा गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट में बता रखा है बच्चों प्लानिंग कमीशन के बारे में बता रखा है कि प्लानिंग कमीशन को कब से स्टार्ट करा गया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे चलकर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस के बारे में जानेंगे, जैसे हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज, पीसीयूएस का एक्सपेंशन, स्टील हो गया, एनर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और चौथे पार्ट में बच्चों हम यहाँ पे जानेंगे एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, बच्चों हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आने वाले टॉपिक्स में अभी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, इंडस्ट्री पॉलिसीज और लाइसेंस राज क्या था बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का जो पॉइंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे, उसमें हम बच्चों इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर टैरिफ्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी के बच्चों क्या क्या चैलेंजेस हुए, और फिर 1991 का रिफॉर्म्स। ये बच्चों आपका चैप्टर जो है 3 होगा, जिसको हम इस क्लास में कवर ना करके अगली क्लास में कवर करेंगे, जो आपका चैप्टर 3 होगा। ठीक है, जिसमें हम एलपीजी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा चार्ट था, इस थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बना दिया था ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, इंडियाज इनहेरिटेड अ वीक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चों इसमें वही चीज़ बता रखी है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्या थी, काफ़ी बैकवर्ड थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, और उसमें भी देखिए हिंदी मीडियम वाले क्या है, भारत को स्वतंत्रता के समय एक कमजोर अविकसित अर्थव्यवस्था को विरासत में मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन चैलेंजेस क्या थे बच्चों, मेन चैलेंजेस ये थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को जो है सेल्फ रिलायंट और डेवलप इकोनॉमी जो है बनाना था, यानी कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था और काफ़ी मॉडर्नाइज करना था और काफ़ी विकसित करना, हमने चैलेंज लिया। ठीक है, या इस चीज़ के बारे में हमने सोचना शुरू करा, क्योंकि जब हम 1947 में आज़ाद हुए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी, ये आप पढ़ चुके हो टॉपिक में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों मेन चैलेंजेस की क्या क्या बात थी, मेन चैलेंजेस क्या क्या थे हमारे सामने, तो मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या थी, मेन चैलेंजेस बच्चों क्या क्या थे। तो देखिए मेन चैलेंजेस है तो आत्मनिर्भर और विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना था उस बैकवर्ड इकोनॉमी को। क्लियर बात सभी को। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ने बच्चों डिसाइड करना शुरू करा कि हम एक ऐसा सिस्टम एडॉप्ट करेंगे,
हम एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे जो प्लान डेवलपमेंट को जो है बड़ा करेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो है एक इकोनॉमी प्लान के बारे में सोचना शुरू करा, ठीक है। किसके बारे में सोचना शुरू करा बच्चों, इकोनॉमी प्लान, कि हम ऐसे कौन सी पॉलिसीज को अपनाएं कि जिससे जो है हम धीरे धीरे जो है चेंजेस लाना शुरू करें और अपनी इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी से जो है एक मॉडर्नाइज और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी में जो उसको हम कन्वर्ट कर दें। अब बच्चों बात यहाँ पे होती है कि गवर्नमेंट के सामने काफी सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, ठीक है। क्या अपनाया बच्चों, गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएंगे और उसी इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू जो है हम सेंट्रल प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम इस केंद्र समस्याएं, जो आप लोग जो है 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बच्चों हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट, हाउ, फॉर होम, है ना। यानी कि क्या, कैसे और किसके लिए। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारी 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या में क्या था बच्चों, व्हाट में क्या था कि हम भाई किस चीज़ को बनाएं, क्योंकि बच्चों एक्चुअली इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि ह्यूमन वांट्स यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे जो सोर्सेज हैं यानी कि जो हमारे संसाधन है वो क्या लिमिटेड है। तो इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम ए चीज़ को बनाएं, यानी कि हम गेहूं को बनाएं या फिर गन को बनाएं, ये आप सब लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यही चीज़ है बच्चों कि हम क्या चीज़ बनाएं, कि भाई हम गुड्स ए को बनाएं या गुड्स बी को बनाएं। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम फर्स्ट वाली, सेकंड वाली है। अब उसको अगर हमने बच्चों यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया कि भाई हम जो है ए को बनाने चल रहे हैं। अब जब हम ए को बनाएंगे तो ए को बच्चों हम किस टेक्नोलॉजी से बनाएं, बाय मशीनरी बनवाएं या बाय लेबर बनवाएं। अगर बच्चों हम बाय मशीनरी बनवाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा और काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें बनकर आएंगी। और बच्चों अगर हम वही बाय लेबर जाएंगे तो बच्चों चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए हमने मशीनरी को चुना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है मशीनरी को चुन लिया इसके साथ। उसके बाद बच्चों अब हमें ये देखना होता है कि भाई हम कि कौन सा जो है जैसे कौन सी क्लास जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर रही है या किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कर रही है। तो उसी हिसाब से बच्चों एक इकोनॉमी में जो है तो बच्चों उसी हिसाब से जो है ये सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यही आपके बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो बच्चों गवर्नमेंट ने जो है यही डिसाइड करा कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएं जिससे बच्चों हम क्या करें, सेंट्रल प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्लियर है बात सभी को, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। हमें क्या डिस्कस करना था बच्चों, हमें बच्चों ये डिस्कस करना था कि इसमें यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी सिस्टम को जो अपनाया, सरकार ने जो है सिस्टम को अपनाया, उसमें हमने 3 तरीके की जो है सिस्टम के बारे में जाना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी पहला क्या है बच्चों, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा जो है देखिए यहाँ पे देखिए बना के भी दे रखा है। दूसरा बच्चों क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। पहला क्या है बच्चों, पहला जो है कैपिटल। बच्चों ये तीनों क्या है बच्चों, ये तरह से जो है एक तरह से देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, यानी कि 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के बारे में बच्चों बताया गया। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के बारे में बताया गया। पहला क्या है हमारा बच्चों, पहला आ गया बच्चों हमारा कैपिटल इकोनॉमी। बच्चों कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, यानी कि बच्चों उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी कि बच्चों मान लो कि भाई किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसका सारा कंट्रोल अपनी प्रॉपर्टी पे होगा, तो बच्चों उसी टाइप को हम क्या कहेंगे, उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे इसको। क्लियर है बात। उसके बाद बच्चों सेकंड आता है बच्चों हमारा, सेकंड है बच्चों हमारा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि सोशल इकोनॉमी का मतलब हो गया बच्चों कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास होता है बच्चों, सरकार के पास होता है। यानी कि बच्चों इस सिस्टम के अंदर बच्चों क्या होगा, गवर्नमेंट ऑन्स कंट्रोल मींस द प्रोडक्शन। यानी कि बच्चों जो है इसको जो है बच्चों
क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे इसको हिंदी में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम, और यहाँ पे बच्चों एक आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है बच्चों, ये कैपिटल इकोनॉमी प्लस सोशल इकोनॉमी का जो है मिश्रण होता है। जब भी बच्चों इसको क्या कहा गया, इसको जब भी बच्चों जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है, या मिश्रित एक आर्थिक प्रणाली कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है बच्चों, ये क्या होता है इसमें बच्चों बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का रोल होता है, और इस सिस्टम को ही बच्चों इंडिया में अपनाया गया था। यानी कि अगर हम कहें कि इंडिया की इकोनॉमी जो है किस तरीके की इकोनॉमी है, तो बच्चों इंडिया की इकोनॉमी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। क्लियर बात प्यारे बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक में और है ना। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पे नोट है कि इंडिया अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चों जो है आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्लियर बात सभी बच्चों, देख लीजिए इसको एक बार, रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत स्लो लग रही है तो आप इसको 1x या 1.5x पे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ताकि आपकी रिवीजन जल्दी से जल्दी आप कर सकें और अच्छा स्कोर गेट कर सकें, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे बच्चों हम अब यहाँ पे बात करेंगे प्लानिंग की, इकोनॉमी प्लानिंग। अब बच्चों जो है इंडिया गवर्नमेंट के पता चल गया कि भाई हमारे पास ये समस्याएं हैं, इसके लिए हम इस तरीके की जो है सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब उसके अंदर बच्चों यहाँ पे जो है एक इकोनॉमी प्लानिंग की बात कही गई है। यानी कि बच्चों इकोनॉमी प्लानिंग का मतलब सिंपल सी भाषा में मैं अगर बताऊं तो जो मनुष्य है और जितने भी हमारे संसाधन हैं उसका इस तरीके से यूज़ करना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि उसको हम एक बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करें, ह्यूमंस को और फिजिकल जितने भी चीज़ें हमारी, फिजिकल मीन्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज हों उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन उसका कर सके, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमी प्लानिंग मीन्स मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, इन एडवांस। आर्थिक नियोजन का अर्थ है महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय पहले से लेना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसमें बात कही गई है कि प्लानिंग, बच्चों प्लानिंग को कब स्टार्ट करा गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग को 1951 में स्टार्ट करा गया था। कब करा गया था बच्चों, 1951। और बच्चों इसी के साथ ही बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बच्चों वो योजनाएं होती हैं जिसमें सरकार यानी गवर्नमेंट क्या करती है, 5 साल के लिए गोल्स को फिक्स करके चलती है। देखिए एक तो आपका 5 ईयर प्लानिंग होती है और एक होता है आपका ईयरली प्लानिंग। ईयरली प्लानिंग मतलब जो हर साल का क्या होता है, फरवरी मंथ में जो है बजट आता है, उसके बाद जो है 1 अप्रैल से जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना शुरू हो जाता है ना। तो ये तो हमारा ईयरली बजट हो गया। और यहाँ पे हम बच्चों क्या बात करें, यहाँ पे बच्चों हम 5 ईयर प्लानिंग्स की बात करें। क्लियर बात सभी को। अब देखिए आगे बच्चों, तो भारत में नियोजन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ था बच्चों, शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ था बच्चों, शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1950। बच्चों योजना आयोग, बच्चों ध्यान रख लेना, योजना आयोग 1950 बच्चों, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। और बच्चों वर्तमान में इसी प्लानिंग कमीशन को जो है नीति आयोग, उसको बदल के जो है नीति आयोग जो है कर दिया गया, ठीक है। और बच्चों इसका जो चेयरमैन कौन होता है बच्चों, प्लानिंग कमीशन का उस टाइम बच्चों जो है प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन होता है बच्चों, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि सॉरी बच्चों, हाँ बच्चों प्लानिंग कमीशन का जो बच्चों चेयरमैन कौन था यानी कि हेड कौन होता है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था, ठीक है। जिसको कब स्टैब्लिश करा गया, नीति आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को 1950। इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था बच्चों 5 ईयर्स की प्लानिंग्स को तैयार करना, ठीक है। देख लो बच्चों इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य, कि बच्चों इसका एम क्या था भाई, इनका एम क्या था 5 ईयर प्लानिंग का। तो देखिए बच्चों द 5 ईयर प्लानिंग एम टू रिमूव इकोनॉमी बैकवर्डनेस, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जितना भी पिछड़ापन है उसको क्या करना बच्चों, उसको निकालना। ये इसका मेन पर्पस है इसका, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग का। अब बच्चों इसमें बात करेंगे हम, पहली बच्चों हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब बच्चों क्या है कि हम इस तरह से प्रोडक्शन करें जिससे क्या हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ मींस इंक्रीज नेशनल इनकम एंड आउटपुट। जो भी बच्चों आउटपुट में बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बच्चों वस्तु और सेवा। बच्चों देखिए किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है या तो वो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि विकास का अर्थ है राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि, ये पहला पॉइंट इसका ये रहा ग्रोथ का। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की
सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होगा, सेकंड पॉइंट में बच्चों होगा बच्चों मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब बच्चों क्या है कि अर्थव्यवस्था को क्या करना भाई, आधुनिकरण करना, मॉडर्न बनाना। मॉडर्नाइजेशन मीन्स यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स, कि बच्चों जो है आधुनिकरण करना, तकनीक और उन्नत तरीके को उपयोग करना, कि बच्चों मॉडर्नाइज करना अर्थव्यवस्था को, ठीक है, और उसमें नई टेक्नोलॉजीज को जो है उसको जो भी टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना, अडॉप्ट करना, जिससे क्या होगा बच्चों एग्रीकल्चर जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब बच्चों एग्रीकल्चर में या अदर सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट होगा उससे बच्चों क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देगी। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि बच्चों इकोनॉमी को पढ़ना तो एक तरह का चेन रिएक्शन ही होता है, पूरे चेन सिस्टम से इसको टॉपिक को कवर करना, जब भी आपको इंडियन इकोनॉमी जो आसानी से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में बच्चों हमारा है सेल्फ रिलायंस, यानी कि बच्चों सेल्फ रिलायंस मींस रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, यानी कि बच्चों विदेशों यानी कि जो विदेश हैं, ठीक है, बाहर के देशों के ऊपर निर्भरता को क्या करना भाई, निर्भरता को खत्म करना। क्लियर बात थर्ड पॉइंट में। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, प्लानिंग कमीशन का चौथा मेन पर्पस क्या था भाई, इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ, यानी कि आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। बच्चों ये भी हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है, इक्वालिटी की। हालांकि संविधान में तो सभी को समानता दी गई है, लेकिन बच्चों वास्तविक में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, इस समय समस्याएं ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमारे अर्थव्यवस्था की आज भी बनी हुई है समस्याएं। तो बच्चों ये सारे के सारे बच्चों हमारे पॉइंट थे, देख लीजिए इसको आप एक बार। ये हमारा 2 पॉइंट होगा, टोटल 4 पॉइंट होगा हमारे यहाँ पे। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी बच्चों 5 ईयर प्लानिंग थी वो बच्चों कैसे कैसे जो है इंप्लीमेंट हुई है, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोलते चला जाऊँगा, इसको बस आपको समझना है कि 5 ईयर प्लानिंग जो है कैसे कैसे इसको जो है इंप्लीमेंट करा गया। तो बच्चों जो 5 ईयर प्लानिंग की जो बच्चों शुरुआत हुई है बच्चों 1951 से, जो लास्ट चली है वो 2017 यानी कि 2017 तक चली है। ठीक है बच्चों, जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी बच्चों 1951 से 1956 तक, जिसमें बच्चों जो फोकस किसके ऊपर करा गया बच्चों, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन और एनर्जी के ऊपर। यानी कि बच्चों जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें बच्चों जो फोकस करा गया है वो कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में जो है उसके ऊपर जो है फोकस करा गया है। बच्चों जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी 1956 से 1961, इसमें बच्चों जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गया है। ठीक है, क्या करा गया बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बच्चों औद्योगिकरण के ऊपर जो है फोकस करा गया है। उसके बाद बच्चों जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थी, बच्चों जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थी 1961 से 1966 तक, 1961 से 1966 तक हमारी बच्चों जो है थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है। इसमें बच्चों जो है सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर जो है फोकस करा गया, यानी कि बच्चों आत्मनिर्भर कृषि उद्योग, आत्मनिर्भरता कृषि और उद्योग के ऊपर जो है फोकस करा गया। कि जब हमारा बच्चों यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लानिंग के बाद बच्चों जो है प्लान हॉलीडेज होगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो है बच्चों 5 ईयर प्लानिंग क्या होगा, यहाँ पे बच्चों 5 ईयर प्लानिंग जो है उसको एक तरह का ब्रेक लग गया। और बच्चों ब्रेक लगने का क्या कारण था भाई, ब्रेक लगने का बच्चों ये कारण था बच्चों ब्रेक लगने का ये कारण था कि उस समय जो है देश के अंदर बच्चों भारी संकट आ गया था। ठीक है, जो है सूखा और वॉर, ड्राउट्स हो गया, वॉर हो गया, ये सारी समस्याएं जो है देश के अंदर आ गई थी, जिस कारण जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5 ईयर प्लानिंग जो है वो फेल हो गई। जिस तरीके से बच्चों अगर हम बात करें, जैसे भी कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो उस वजह से क्या हुआ था, एक कंट्री के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ 5 ईयर प्लानिंग को जो है होल्ड कर दिया गया। क्लियर है बात, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे जब बच्चों फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग है, और बच्चों ये जो प्लान हॉलीडे था बच्चों ये आपका 1966 से लेकर 1969 तक जो है, इसके बीच में बच्चों कोई भी 5 ईयर प्लानिंग जो है वो नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग की। तो बच्चों 1969 से 1974, इसमें जो है बच्चों ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है फोकस करा गया। ठीक है, तो बच्चों ये सारी की सारी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लानिंग है, इसको आप जो है आगे पढ़ लेना। और मैं सीधा लास्ट वाले टॉपिक पे चलता हूँ बच्चों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सीधे 12th प्लान के बारे में बात करेंगे, जो बच्चों 2012 से 2017 यानी कि 2012 से 2017 तक चली। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों, इसमें फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर जो है बच्चों फोकस करा गया था, यानी कि हिंदी में तेज, सतत और समावेशी विकास के ऊपर जो है फोकस करा गया था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है बात, तो आपको जो है सारी योजनाओं की जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस आपको क्या करना है शुरू की 4 पढ़ लेना, और एंड का हुआ है 5 ईयर प्लानिंग का, उन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि की पॉइंट में क्या है बच्चों, कि बच्चों टोटल 5 ईयर प्लानिंग बच्चों कितनी हुई, टोटल बच्चों 5 ईयर प्लानिंग जो है वो 12 थी,
और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था बच्चों, उनका टाइम ड्यूरेशन जो है 1950 से 2017, ठीक है। यानी कि कुल योजनाएं 12 थी जिनका समय जो है 1951 से 2017 था, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, 2017 के बाद जो है बच्चों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बच्चों क्या बना दिया गया, इसको रिप्लेस करके जो है बच्चों एक नीति आयोग बनाया गया, जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है भाई। एक नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ 2017 के बाद, नीति आयोग की लचीली रूपरेखा द्वारा जो है प्रतिस्थापित जो है करा गया, उसको चेंज करा गया। उसके बाद बच्चों देखो इसमें क्या था बच्चों, अच्छा अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें क्या मेजर प्रोजेक्ट क्या थे प्लानिंग्स के। तो इसमें भागड़ा नागल डैम, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन और लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स थे किसके अंदर भाई, 5 ईयर प्लानिंग के अंदर, ठीक है। यानी कि प्रमुख परियोजना जैसे भागड़ा नागल बांध, हरित क्रांति और उदारीकरण सुधार, ये सारी के सारे बच्चों है सुधार जो मेन हुए हैं वो ये सारे के सारे थे। प्लानिंग कमीशन को आगे चल के जो है उसको नीति आयोग में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आज के समय में जो भी प्लानिंग बनाई जाती है वो सब नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं। इसका जो मुख्यालय बच्चों वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कृषि के विकास यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला क्या है आपका, जो एग्रीकल्चर को जो बच्चों जो है प्रायोरिटी दी गई, यानी कि कृषि क्षेत्र को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई बच्चों, क्योंकि हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बच्चों 85 से 90% जो पीपल थे उनका इनकम का सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर ही था। तो ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, तो उसी को ही मेन पहले इंप्रूव करने की कोशिश करी गई है। देखिए बच्चों अगला क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। अब बच्चों लैंड रिफॉर्म्स के यानी कि बच्चों भूमि सुधार करेगा। भूमि सुधार के अंदर क्या था बच्चों, भूमि सुधार के अंदर बच्चों ये था कि भाई लैंड सेलिंग करी गई, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिन पे काफ़ी सारी भूमि थी यानी कि ज़मीनें थी, उनसे क्या करा गया भाई, सरकार द्वारा जो है उनसे सख्ती के साथ जो ज़मीनों को ले लिया गया, और बच्चों जो भूमिहीन थे उनको क्या करा गया, उनको बच्चों ज़मीनें बांट दी गई। उसके अलावा बच्चों तरह तरह के प्लान तैयार करे गए, फार्मिंग को लेकर एग्रीकल्चर को लेकर पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। ये सारे के सारे जो है सुधार करे गए, भूमि सुधार जिसको हम कह सकते हैं। जमींदारी सिस्टम को बच्चों क्या कर दिया गया, जमींदारी सिस्टम को बच्चों खत्म कर दिया गया, यानी कि अबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया जमींदारी प्रथा को। और उसके बाद बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1960, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो है बच्चों हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई बच्चों, 1960 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बच्चों हरित क्रांति क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ हरित क्रांति क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि बच्चों एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अचानक से जो है प्रोडक्शन में एकदम से ग्रोथ आ जाए, यानी कि एकदम से जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ने लग जाए, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, उसी को बच्चों हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो बच्चों एक तरह का रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बड़े लेवल पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो जाना, है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक सुधार होना, एक बड़े लेवल पे ग्रोथ होना। तो बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो आपका डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो है दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, तो उसको क्या कहा गया, उसको बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया, ठीक है। तो कई सारे रेवोल्यूशन आए हैं, आप लोग जो है कमेंट में गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में बताइएगा कि गोल्डन रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे जो है बच्चों क्या कहते हैं आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो है HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो है यूज करा गया था, यानी कि उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज, ठीक है, ध्यान रख लेना, यानी कि अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद बच्चों के हाउएवर, ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी इंक्रीज। इसको बच्चों अभी बच्चों हम ग्रीन रेवोल्यूशन को, इसको बच्चों अभी हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि अगला जो है वो क्या है, उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। बात करते हैं बच्चों हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं, यानी कि बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चों जो हरित क्रांति यानी कि जो बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था। और बच्चों ये क्यों हुआ था बच्चों, फूड शॉर्टेज को जो है ख़त्म करने के लिए एक बड़े लेवल पे जो है उत्पादन किया गया था। और इसको जो इसको लीड किसने किया था भाई, इसको लीड जो है बच्चों S स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो है S स्वामीनाथन और क्या है बच्चों सपोर्ट मिनिस्टर सी मीन्स सी सुब्रमण्यम के द्वारा जो है बच्चों इसको जो सहयोग से इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। और इसमें बच्चों जो है HYV शीट्स का यूज़ करा गया था। उसके साथ साथ बच्चों केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और जो है इरिगेशन, तो इन सब चीज़ों से बच्चों जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी भारत में। बच्चों HYV की फुल फॉर्म क्या है, उच्च उत्पादक किस्म यानी कि हाई यील्ड वैरायटी शीट्स, ठीक है। तो इसमें बच्चों इनका यूज़ हुआ था, रासायनिक उर्वरक का यूज़ हुआ था, कीटनाशक और सिंचाई की विस्तार से किया गया। क्लियर है बात। अब बच्चों इनका इम्पैक्ट क्या आया बच्चों, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश बिकम मेजर बेनिफिशियरी, यानी कि बच्चों जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे बच्चों इन स्टेटों को क्या हुआ, इन राज्यों के बच्चों जो है इसका लाभ आना शुरू हुआ। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों वो भी बच्चों किन फसलों में, बच्चों गेहूं, व्हीट एंड राइस,
में जो है इनको बेनिफिट हुआ, इन स्टेट में जो है इनकी मात्रा जो है क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसमें क्या था, और आपको देखो बता रखा है, इंडिया रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूएसए फूड इंपोर्ट्स अंडर द PL48 प्रोग्राम एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। यानी कि भारत ने अमेरिका के PL480 कार्यक्रम के तहत खाद्य आयात पर निर्भरता कम की और आत्मनिर्भरता को हासिल किया, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों यही बताया गया था कि भाई इन सब चीज़ों का जो है प्रोडक्शन हुआ और किस किस ने इसको लीड करा था, और HYV शीट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजेशन और साथ साथ इरिगेशन, इन सब का यूज़ करके जो है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बेनिफिट किन स्टेट्स को हुआ, बेनिफिट्स हुआ बच्चों पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। बच्चों बेनिफिट किस किस को हुआ, तो बच्चों यहाँ पे बेनिफिट जो है पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वेस्ट उत्तर प्रदेश को हुआ। इन सब स्टेट्स को जो है ज़्यादा बेनिफिट हुआ। यहाँ पे बच्चों जो है गेहूँ और चावल का प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से जो है हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर थी, यूएसए के ऊपर थी, उसको जो है इंडिया ने समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से जो है डबल जो प्रोडक्शन था, जो बच्चों ग्रेन प्रोडक्शन था वो क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया 1965 से 1975, ठीक है। और प्रिवेंटिंग फेमाइन और स्टेबलाइजिंग रूरल इकोनॉमी, यानी कि बच्चों 1965 से 75 के बीच खाद्य उत्पादन दोगुना हुआ, जिससे अकाल टला और ग्रामीण आय स्थिर हुई। अकाल टल गया और बच्चों ग्रामीण आय क्या हो गई, स्थिर हो गई, ठीक है। और क्रिएट, और लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे, जैसे क्या, रीजनल इम्बैलेंस, यानी कि नॉर्दर्न वेस्ट स्टेट, ठीक है, पर क्या है, प्रोस्प्रेड मोर देन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। यानी कि बच्चों क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ, उत्तर पश्चिमी राज्यों को पूर्व भारत से अधिक लाभ मिला। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ स्टेट्स को बेनिफिट हुआ, और वहीं अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स को क्या हो गया बच्चों, लॉस होना शुरू हो गया। अब इस चीज़ को हम आगे और देख लेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, अब बच्चों साथ साथ क्या हुआ, एनवायरमेंटल इशू आए, जैसे कि बच्चों सॉइल डिग्रेडेशन हुआ हमारा, ठीक है। एक्सेसिव, यानी कि बच्चों फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंधाधुंध इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिप्लेशन आने शुरू हो गए थे, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो गई, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग और भूजल की कमी। तो ये सारी की सारी जो बच्चों समस्याएं भी आने लग गई ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ से, ठीक है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था ना कि अगर कहीं डेवलपमेंट होगा, यानी कि कहीं विकास होगा, तो उसके साथ साथ जो है एनवायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे, साथ साथ जो है एक प्रेशर भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यही सारी समस्याएं इसके साथ बनी हुई है। कॉज किसी डेवलपमेंट के साथ जो है नुकसान के भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी की सारी समस्या आनी शुरू हो गई थी, ठीक है भाई, कि सॉइल डिप्लेशन होना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गया, तो ये सारी की सारी समस्याएं शुरू हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या हुए। तो देखिए यहाँ पे लाभ क्या हुए, पहला बच्चों क्या है कि इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, और उत्पादन भी किस चीज़ का, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, जो इंडिया था वो फूड में क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, यानी कि भारत क्या हुआ, खाद्य में आत्मनिर्भर बन गया। थर्ड क्या था बच्चों कि अकाल यानी कि फाइमाइंस और जो भी फूड को लेकर समस्या थी उन सबसे क्या, उन सबसे हमने सुरक्षा पाई, ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद क्या भाई, बूस्ट रूरल इकोनॉमीज, क्रिएट एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रॉस्पेरिटीज रीजनल लाइक पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि आय में वृद्धि हुई, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में कृषि समृद्धि आई, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे बच्चों एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स हैं, सॉरी ये सारे के सारे बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हैं, ये इसको आपको ध्यान रखना है। इससे पिछले वाले में हम लोगों ने बच्चों जो है एग्रीकल्चर के बारे में जाना था। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जानेंगे हानि के बारे में, लॉस के बारे में, कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हुए। तो पहला क्या है, रीजनल इम्बैलेंस, यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन, यानी कि जो पश्चिमी राज्य थे उनको जो है पूर्वी राज्य से अधिक क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। और एनवायरमेंटल इश्यूज आए, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि मिट्टी की जो है गुणवत्ता जो है खराब हो गई। क्यों खराब हो गई बच्चों, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग करना, यानी कि उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा गया, जिससे क्या हुआ, सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। और जो भूमि जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर था वो भी क्या हो गया, वो भी काफ़ी नीचे जाने लग गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो है बच्चों पर्यावरण समस्याएं थी, ठीक है, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, अत्यधिक उर्वरक उपयोग और भूजल की कमी, ये सारी की सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई। और बच्चों देखिए यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर स्ट्रगल, जो बच्चों छोटे किसान थे वो क्या हो गए, वो बच्चों जो है उनको जो बच्चों समस्या आने लग गई, ठीक है। छोटे किसान महंगे एचआई बीज और उर्वरकों को खरीदने में संघर्ष कर रहे थे, यानी कि स्ट्रगल टू द अफोर्ड द कॉस्टली इनपुट्स लाइक HYV शीट्स एंड फर्टिलाइजर, क्लियर बात। उसके बाद बच्चों अगले पॉइंट में क्या है, रिड्यूस क्रॉप
ठीक है, डाइवर्सिटी एज फोकस शिफ्टेड मेनली टू व्हीट एंड राइस, यानी कि फसल विविधता कम हुई क्योंकि ध्यान मुख्य गेहूं और चावल पर केंद्रित था। तो बच्चों ये सारी की सारी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, समस्याएं हैं, जिसको आपको एग्जाम में लिखना है और आपको इसके ऊपर अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता जरूर है, ठीक है, जो एग्जाम के हिसाब से जो है क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया, कब से स्टार्ट हुआ, किसके अंडर में इसको स्टार्ट करा गया, इसमें बेनिफिट्स क्या थे, लॉस क्या थे, तो ये सारे के सारे जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज बच्चों जो है हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसको बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या बता रखा है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंश्योर्ड द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटीज बट द क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि संक्षेप में हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा, समृद्धि, लेकिन असमानता और पर्यावरणीय दबाव भी पैदा किया, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, यानी कि औद्योगिक विकास के बारे में बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सेकंड 5 ईयर प्लानिंग फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि बच्चों जो बच्चों सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बच्चों भारी उद्योगों पर क्या करा गया बच्चों, उसमें जो बच्चों भारी उद्योगों पर जो है जोर दिया गया, किस पे फोकस करा गया बच्चों, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो है फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसमें बताया गया आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन 1956, ठीक है बच्चों, जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बच्चों 1956 में जो है इसको मजबूत किया गया, यानी कि जो इसको बच्चों हम क्या कह सकते हैं बच्चों, उसको जो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति भी कह सकते हैं, जिसको 1956 में जो है इसको सार्वजनिक रूप से क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जो है लाया गया। क्लियर बच्चों बात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, बच्चों इंडस्ट्रीज को जो है सरकार द्वारा जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, जिस तरीके से बच्चों हम अगर बात करेंगे, यानी कि बच्चों हमने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और बच्चों कैटेगरी जो है सी, इस तरीके से बच्चों अलग अलग कैटेगरीज को जो है बनाया गया उस समय, ठीक है। जिसमें बच्चों देखो बताया भी गया है कि कैटेगरी ए में बच्चों जो है सरकार ने जितने भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने क्या करा उसको अपने पास रख लिया, जैसे आपका इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, काफी जो जितने भी गवर्नमेंट हैवी सेक्टर्स है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्री बी के अंदर क्या करा गया बच्चों, इनको जो है बच्चों प्राइवेट सेक्टर के लिए जो बच्चों खोल दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए बच्चों जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो है शुरुआत करी गई। इस और बच्चों उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता था बच्चों, उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी वही जो है इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं, बाकी जो और विदाउट लाइसेंस जो बच्चों, विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस जो है बच्चों कोई भी न्यू इंडस्ट्री की जो है शुरुआत नहीं हो सकती है ये बच्चों। लेकिन यही जाके आगे जो है बहुत बड़ी समस्या आनी इसके शुरू हो गई, इसके बाद ही बच्चों जो है 1991 में जो रिफॉर्म्स करे गए, ठीक है। तो सरकार की अनुमति के बिना नए उद्योग जो है स्थापित नहीं किए जा सकते थे, क्यों नहीं, इसी को बच्चों क्या कहा गया, इसी को बच्चों लाइसेंस राज कहा गया। यह प्रणाली जो है लाइसेंस राज के नाम से जानी जाती है, यानी कि सरकार की परमिशन के बिना जो है आप इंडस्ट्री को शुरू नहीं कर सकते, इसी को लाइसेंस राज कहा गया है। क्लियर बात सभी को, देख लीजिए इसको। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड द, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बच्चों ने कि रोजगार सृजन के लिए क्या करा गया बच्चों, लघु उद्योगों को जो है प्रोत्साहित किया गया। इसमें बच्चों स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों उसे कहते हैं जिसमें बच्चों हम कम कैपिटल पे जो है किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि बच्चों जिस तरीके से समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली हो गई और छोटी मछली हो गई, तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खा जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैरिफ और कोटा की शुरुआत करी, जिससे क्या फायदे हुए बच्चों कि हम जो है जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको बच्चों अगर बच्चों को हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो बड़ी कंपनियों से जो उनको हम बचा सकें, ठीक है। यानी कि बच्चों इसमें कम पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, किसमें बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। अब देखिए आगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात हुई है फॉरेन, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करी गई है बच्चों, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी बच्चों, इंडिया अडॉप्टेड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी, इंडिया ने क्या करा भाई, एक आयात प्रतिस्थापन नीति की शुरुआत करी भारत ने, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया, ठीक है। हाई टैरिफ एंड कोटाज, जिसको मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बच्चे जो बड़ी कंपनियां हैं वो जाहिर सी बात है कि भाई उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खुली होंगी है ना, और काफ़ी सारा कंपटीशन भी है। तो इस मामले में छोटी जो हमारी खुद की डोमेस्टिक कंपनियां हैं यानी कि इंडस्ट्रीज है, वो क्या होंगी, वो उनको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है, डिक्लाइन हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो है टैरिफ एंड कोटा की शुरुआत करी गई है, और ये चीज़ आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को में भी उस इंडस्ट्रीज को जो बचाने के लिए गवर्नमेंट इसको एक टूल की तरह यूज़ करती है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे, यानी कि आयात पर उच्च शुल्क और कोटा लगाया जाता है, यानी कि टैरिफ, हाई टैरिफ एंड कोटाज वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट। इससे क्या होगा बच्चों, जो बच्चों विदेश से, जो बच्चों बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जब सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। यानी कि जो चीज़ें सस्ती होंगी कंज्यूमर जो उसको पहली प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि अभी बच्चों अभी करंट में ट्रेड वॉर चल रहा है। अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ को जो है बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था? यूएस का कहना था कि भाई इंडिया जो है, यूक्रेन वॉर चल रहा है और इंडिया जो है रशिया से जो क्या कर रहा है बच्चों, ऑयल खरीद रहा है। और इसी को देखते हुए यूएस ने क्या करा, इंडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, जिससे क्या हुआ बच्चों, विदेशों में भारत का जो सामान था, भारत की जो गुड्स थी उनकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे हमारे जो सेलर्स है और हमारी कंट्री को क्या होगा, इससे लॉस होगा। तो हर कंट्री जो है अपने हिसाब से अपने अपने कंट्रीज के अंदर जो है टैरिफ और इन सब जो है टैक्स को जो है अलग अलग तरीके से इम्पोज करती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे टैरिफ और कोटा के बारे में बताया गया, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट गुड्स एंड मेक देम। ठीक है, ध्यान रख लेना, यानी कि बच्चों टैक्स लगाने से क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हिंदी में आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर जिससे वे महंगी हो जाती हैं। और वहीं अगर बच्चों हम कोटा की बात करें, आयातित वस्तुओं की मात्रा पर लगाई गई सीमा, यानी कि एक तरह का क्या, एक तरह का लिमिटेशंस को लगा देना, उसे बच्चों कोटा कहेंगे, और टैक्स इंपोज कर देना वो हमारा टैरिफ कहलाएगा। क्लियर है बात सभी को? अब देखो बच्चों, हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो इसका एम क्या था बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस, यानी कि विदेशी मुद्रा को बचाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है, हाउएवर इट रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस एंड एफिशिएंसी, यानी कि लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता कम हो गई। ये ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। ये आपका किसका पॉइंट है? ये बच्चों आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पॉइंट है। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे बच्चों हम क्रिटिकल अप्रेजल्स की बात करेंगे, यानी कि समालोचनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, पहला क्या हमारा, इंडिया क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस। ठीक है, भारत ने मजबूत औद्योगिक आधार तैयार किया, पहला। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंप्रूव आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि बच्चों हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादकता में क्या हुआ बच्चों, सुधार होना शुरू हो गया। क्लियर बात? अगला क्या है बच्चों, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, एक्सपेंडेड, यानी कि बच्चों जो है सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हो गया, धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू, यानी कि धीरे धीरे जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो है बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन स्लो, लेकिन आर्थिक विकास दर क्या रही बच्चों, धीमी रही। यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ग्रोथ तो करें लेकिन उतनी स्पीड से नहीं कर पाए, यानी कि जो ग्रोथ का जो रेट था वो क्या था, काफी स्लो था। क्लियर बात? अब आगे देखिए यहाँ पे और क्या बता रखा है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कंटिन्यू, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी क्या हो गई भाई, बनी रही। तो बच्चों ये सारी की सारी समस्या आने लग गई, इसी वजह से 1991 के रिफॉर्म्स करे गए। ठीक है, द इकोनॉमी फोकस्ड, ठीक है, सीरियस क्राइसिस इन 1991। बच्चों क्या हो गया, सीरियस क्राइसिस आना जो है यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1991 में आर्थिक अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट आ गया। ठीक है, दिस लीड टू द इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991, यानी कि 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म्स बच्चों करा गया। ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों, ये सारी की सारी समस्या आ रही थी, इस वजह से क्या करा गया, इस वजह से बच्चों जो है रिफॉर्म्स करा गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बच्चों जो है थोड़ा सा सुपर रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करा। उसके बाद बच्चों प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। उसके बाद बच्चों जो है इंडिया ने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी बच्चों, इंडिया ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एग्रीकल्चर को दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसे दी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज को दी गई। ठीक है, लाइसेंस राज के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर जान लिया। इस चैप्टर बच्चों हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लिया है। और बच्चों हमने क्या करा बच्चों, हमने जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों जो ग्रोथ रेट क्या था बच्चों, जो ग्रोथ रेट था बच्चों वो 3 से 4% का था, यहाँ पे लिख रखा है बच्चों। विकास दर कम रही, लगभग कितनी थी बच्चों, 3 से 4% थी। उसके बाद बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि तो हुई, लेकिन यानी कि जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें वो एक्सपेंड तो हुआ, लेकिन बच्चों उसमें ग्रोथ ज़्यादा तेज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, यानी कि 3 to 4% रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी वजह से बच्चों गवर्नमेंट के लाइसेंस राज की वजह से ही जो है क्राइसिस आ गया 1991 में, जिस वजह से बच्चों जो है 1991 के हमने जो है आगे चल के रिफॉर्म्स करे, जिसको बच्चों जो है हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पे डन होता है बच्चों। अगले क्लास में हम लोग बच्चों एलपीजी यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें बच्चों आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानेंगे, जो उस टाइम बच्चों हमारे वित्त मंत्री थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।